ये हाथ हमको दे ठाकुर। मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्म ना बनी है ना कभी बनेगी जिसकी लोकप्रियता शोले की बराबरी कर सके। इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर क्लासिक फिल्म कहा जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं वो 50 फैक्ट जो शोले को भारतीय सिनेमा की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाती है। किसी भी फिल्म की सफलता का पैमाना उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, लेकिन समय के साथ टिकट प्राइस और इन्फ्लेशन में भी भारी उछाल आया है। तो अगर हम कुल टिकट की बिक्री की संख्या को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जोड़ें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगर टिकट बिक्री की संख्या पर नज़र डालें तो भारतीय सिनेमा की रिसेंटली रिलीज ब्लॉकबस्टर बाहुबली की बात करें तो उसके कुल 10.5 करोड़ टिकट बिके थे, और अगर शोले की बात करें तो इसकी लाइफ टाइम टिकट बिक्री की संख्या बाहुबली से लगभग 2 गुना है। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली से भी 2 गुने के आसपास। उस जमाने में भी यानी कि 47 इयर्स पहले भी शोले की टिकटों की बिक्री की संख्या 19.5 करोड़ थी। अगर हम आज के टिकट के रेट के अनुसार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गणना करें तो करीब 4000 करोड़ का बिजनेस होता है, जिसके आधे के आसपास भी आज की ब्लॉकबस्टर मूवीज का कलेक्शन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि शोले एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर क्लासिक फिल्म है और रहेगी। तो आइए दोस्तों, और भी वो फैक्ट जानते हैं जिनकी वजह से ये फिल्म एक ऑल टाइम क्लासिक फिल्म बन गई है। कल्ट क्लासिक शोले फिल्म से जुड़ी 50 अनसुनी सच्ची बातें। शोले फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद से ही मिनर्वा थिएटर से तारदेव ब्रिज तक दर्शकों की लाइनें लगने लगी थीं। मिनर्वा के पास के बस स्टॉप को शोले स्टॉप कहा जाने लगा था। मिनर्वा के मैनेजर सुशील मेहरा रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने अपने परिवार को सिनेमा हॉल के अंदर बने 2 कमरों के अपार्टमेंट में बुला लिया था, क्योंकि रोज घर जाने का कोई तुक नहीं बनता था। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। लोगों की दीवानगी का ये आलम था कि पंजाब से दिल्ली के प्लाजा सिनेमा के लिए दर्शकों से खचाखच भरी बसें चलती थीं, जिन पर लिखा होता था शोले स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्रेज था शोले फिल्म का। शोले पर किताब शोले द मेकिंग ऑफ द क्लासिक लिखने वाली अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं, 15 रुपये का बालकनी का टिकट 200 रुपये में बिक रहा था। भारतीय फिल्म के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कोई टिकट 100 रुपये से अधिक में बिक रहा था। एक सप्ताह मुंबई में इतनी बारिश हुई कि मिनर्वा थिएटर में पानी भर गया, लॉबी में 4 फुट तक पानी जाम हो गया। तब भी लोग अपने जूते हाथ में लेकर अपनी पैंट ऊपर चढ़ाकर पानी में छप छप करते हुए थिएटर तक पहुंच रहे थे। डायलॉग तो खैर लोगों को याद थे ही, लोगों ने फिल्म के साउंड इफेक्ट तक याद कर रहे थे। कहानी मशहूर थी कि किस तरह दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाले एक शख्स ने 5 महीने के अंदर शोले के टिकटों को 150 से 200 रुपये ब्लैक में बेचकर सीलमपुर में अपने लिए एक आलीशान घर बनवा लिया था और उसे शोले के पोस्टरों से सजाया था। शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल तक चली थी। 240वें हफ्ते में भी वो फिल्म हाउसफुल चल रही थी। इस फिल्म ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। रिलीज होने के 47 साल बाद भी इसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता का मापदंड माना जाता है। इस फिल्म के छोटे कलाकार सुरमा भोपाली, जेलर, कालिया और सांबा हमेशा के लिए अमर हो गए। शेखर कपूर ने इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए एक दिलचस्प जुमला कहा था, भारतीय फिल्म के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शोले BC और शोले AD। इस फिल्म ने एक B ग्रेड कथानक को एक बड़े बजट की भव्य फिल्म में बदल दिया था। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग को इस बात की भी सीख दी कि किस तरह एक फार्मूला फिल्म को क्लासिक फिल्म में तब्दील किया जा सकता है।
विज्ञापन की दुनिया की मशहूर हस्ती पीयूष पांडे ने इस फिल्म को इस देश में बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म करार दिया था। शोले के प्रशंसक इस फिल्म को 50, 60 और 70 बार देखने का दावा करते थे। यहाँ तक कि कई लोग तो 100 बार से भी ज़्यादा बार इस फिल्म को देख चुके थे। लोगों को गब्बर के हथियार डीलर तक का नाम याद हो गया था, जो पर्दे पर मात्र 30 सेकंडों के लिए आता है। लोग गब्बर के पिता को भी नहीं भूले थे, जबकि उसके बारे में फिल्म में सिर्फ एक वाक्य है जब अदालत में गब्बर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा जाता है, गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह। पटना में लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा को धन्नो नाम दे रखा था। कई 5 स्टार होटलों के बार में ड्रिंक्स के नाम गब्बर रख दिए गए थे। भारत भर में कॉलेज की कैंटीन में जब किसी लड़के और लड़की का रोमांस लड़ाते देखा जाता तो ये फिक्रा अक्सर सुनने को मिल जाता था। बहुत याराना लगता है। शोले में छोटा सा रोल करने वाले मैकमोहन ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार न्यूयॉर्क हवाई अड्डे के पहलवान से दिखने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बिना कोई सवाल पूछे जाने दिया था, क्योंकि उसने शोले फिल्म देखी थी और वो सांबा को पहचानता था। सलीम जावेद ने 4 लाइनों में इस फिल्म का कॉन्सेप्ट नोट लिखा था, जिसे 15 दिनों के अंदर एक 3 घंटे की फिल्म में तब्दील करने की जिम्मेदारी रमेश सिप्पी ने उन्हें सौंपी थी। इन तीनों पर हॉलीवुड की फिल्में बच कैसिडी, द मैग्निफिसेंट 7 और जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई फिल्म का खासा असर था। गब्बर सिंह का नाम वास्तविक डकैत के नाम से लिया गया था। सलीम के पिताजी, जो कि इंदौर में DIG थे, अक्सर एक खतरनाक डकैत की कहानी सुनाया करते थे, जिसने 50 के दशक में ग्वालियर के आसपास के गांवों में आतंक मचा रखा था। उसकी खासियत ये थी कि वो पुलिस वालों को पकड़कर उनके नाक और कान काट लिया करता था। एक कहानी ये भी प्रचलित थी कि गब्बर को खाकी रंग से इतनी नफरत थी कि उसने एक बार एक पोस्टमैन को पकड़कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, जबकि वो सफाई देता रह गया था कि वह पुलिस वाला नहीं है। सूरमा भोपाली वो चरित्र था जिसे जावेद अख्तर अपने भोपाल के दिनों से जानते थे। वीरू और जय भी सलीम के कॉलेज के दिनों के दोस्तों के नाम थे। सिक्के वाले दृश्य का प्रेरणा स्रोत गार्डन ऑफ एविल फिल्म थी, लेकिन सलीम और जावेद हूबहू नकल निकालने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका हुनर था मूल फिल्म के दृश्य को उससे भी प्रभावशाली ढंग से दोबारा लिखना। हेमा मालिनी तांगे वाली का रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। फिल्म में सिर्फ 5-6 दृश्यों की उनकी भूमिका उनके समय के कद को देखते हुए काफ़ी कम थी। जब हेमा ने इसका विरोध किया तो रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया, ये संजीव और गब्बर की फिल्म है, लेकिन तुम्हारा रोल भी बहुत दिलचस्प है। सवाल ये भी उठा कि वीरू के दोस्त का रोल कौन करेगा। सारे वितरक चाहते थे कि ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिले, लेकिन सलीम जावेद शुरू से ही अमिताभ बच्चन को ही लेने के पक्ष में थे। वो शायद भारत में अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अमिताभ की सुपर फ्लॉप फिल्म रास्ते का पत्थर 3 बार देखी थी और वो पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर चुके थे कि अमिताभ में बहुत संभावनाएं हैं। उधर बाद में अपनी आवाज के लिए मशहूर हुए अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने स्वर परीक्षा में फेल कर दिया था और अपनी शुरू की एक फिल्म रेशमा और सेरा में उन्होंने एक गूंगे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। लेकिन प्रकाश मेहरा को जंजीर में अमिताभ को लेने के लिए राजी कर चुके सलीम जावेद का अमिताभ बच्चन में विश्वास अडिग था। उधर रमेश सिप्पी ने भी अमिताभ की बॉम्बे टू गोवा और आनंद फिल्में देखी थी और उनसे प्रभावित हुए थे। अमिताभ ने धर्मेंद्र से भी कहा था कि वो इस रोल के लिए रमेश सिप्पी से उनकी सिफारिश कर दें। ठाकुर के रोल के सबसे बड़े दावेदार थे प्राण, लेकिन रमेश सिप्पी ने तय किया कि संजीव कुमार उनसे बेहतर विकल्प हैं। जया भादुड़ी को विधवा का जो रोल मिला था वो भी कागज पर बहुत ज्यादा नहीं था। फुटेज में वो रोल हेमा मालिनी से भी काफी छोटा था, लेकिन रमेश सिप्पी का तर्क था कि उस समय जया के अलावा कोई भी आंखों से उतना अच्छा अभिनय नहीं कर सकता था। डाकू के रोल के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद डैनी डंगजोम्पा थे, लेकिन जावेद इस चुनाव से खुश नहीं थे। डैनी ने उसी समय फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा साइन कर ली थी, जो फ्रांसिस फोर्ड कपोला की क्लासिक गॉडफादर पर आधारित थी। डैनी दोनों फिल्में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सचिव मदन अरोड़ा पर इसका हल निकालने की जिम्मेदारी छोड़ी। मदन ने फिरोज से अपनी शूटिंग आगे बढ़ा देने का अनुरोध किया, जिसे फिरोज खान ने नहीं माना। मदन, फिरोज और रमेश ने इस पर बहुत माथापच्ची की,
लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया, बल्कि इस चक्कर में फिरोज डैनी से और भी नाराज हो गए। तब डैनी ने फैसला किया कि वो गब्बर के रोल को ना कह देंगे। यहाँ से अमजद खान की एंट्री हुई। सिप्पी ने उस समय के लोकप्रिय खलनायकों रणजीत और प्रेम चोपड़ा के बारे में सोचा, लेकिन वो उस रोल के लायक नहीं समझे गए। एक समय उन्होंने प्रेमनाथ को भी वो रोल देने के बारे में सोचा था, लेकिन तब तक वो बहुत मोटे हो चुके थे और ये भी कहा जाने लगा था कि वो अब बहुत मूडी हो गए हैं, इसलिए उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। ये 25 वो सच्ची बातें थीं जो शोले फिल्म को एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म बनाती हैं। आज भी फिल्म मेकिंग में इस फिल्म को दिखाकर समझाया जाता है कि कैसे मशाला एक्शन फिल्म को कल्ट क्लासिक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, शोले फिल्म से जुड़ी बाकी की 25 अनसुनी सच्ची बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।